हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है पार्ट 3 उस सीरीज़ का, जहाँ पर हम सीयूईटी यूजी साइकोलॉजी के लिए कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर रहे हैं जो हमारे फिंगर टिप्स पर होने ही चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट भी कर देना। यहाँ पर हम सारे ही चैप्टर्स को कवर करेंगे। बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट की। अब ये क्या है? ये है एक असेसमेंट मेथड जिसका यूज़ होता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर करने में। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? ये हो सकती है पर्सन की पर्सनैलिटी, उसका इंटेलिजेंस, उसके एप्टीट्यूड, उसके इंटरेस्ट क्या-क्या हैं, ये सारे ही पैटर्न्स इसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं पर्सन में। साइकोलॉजिकल टेस्ट होना कैसा चाहिए? ये होना चाहिए रिलायबल, यानी आप इस पर रिलाय कर सको। क्यों? क्योंकि ये ऐसे स्कोर्स प्रोवाइड कर रहा है जो कि कंसिस्टेंट हैं। ये एक इंडिविजुअल अगर एक पर्टिकुलर टाइम पर ये टेस्ट देता है और सेकंड ओकेजन पर भी ये टेस्ट देता है सेम ही, तो इसके स्कोर्स में आनी चाहिए कंसिस्टेंसी, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। वैलिडिटी मतलब वैलिड होगा अगर टेस्ट, तो वो वही मेजर कर रहा होगा जो उसे करना चाहिए। तो अगर ये इंटेलिजेंस का टेस्ट है तो इसमें क्वेश्चंस इंटरेस्ट या एप्टीट्यूड के नहीं होंगे, इंटेलिजेंस के ही होंगे। साथ ही नॉर्म्स भी यहाँ आप देखते हो कि एक्यूरेट नॉर्म्स होने चाहिए जो कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पर अप्लाई हो सके। ऐसा ना हो कि दूसरे कल्चर के नॉर्म्स उठाकर आपने एक पर्टिकुलर कल्चर पर लगा दिए जो कि नहीं लगने थे। बायसेस यहाँ पर नहीं होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड यानी यूनिफॉर्मिटी के साथ इसको कंडक्ट किया जाना चाहिए, तभी ये अच्छे रिजल्ट्स देता है और हमें पर्सन के अंदर मौजूद साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में जानकारी देता है। इंटरव्यू मेथड जो है ये भी असेसमेंट का मेथड है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से इन्फॉर्मेशन को सीख करता है। यहाँ पर ये कई तरीके से किया जा सकता है। हो सकता है ये पर्सन एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर करके लाए और वो इस पर्सन के सामने बोले एक पर्टिकुलर तरीके से, और ये इसको आंसर दे। या फिर ये हो सकता है बड़ा ही फ्लेक्सिबल अनस्ट्रक्चर्ड टाइप का, जहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो सिचुएशन के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। एम हमेशा रहेगा कि पर्सन जो है दूसरे पर्सन से इन्फॉर्मेशन को सीख करे, अपने बारे में भी या फिर ये हो सकता है किसी टॉपिक के बारे में। यहाँ पर ये 1 टू 1 बेसिस पर हो रहा है। हो सकता है ये ग्रुप सेटिंग में भी, जहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन मौजूद हो। जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस एक ऐसी कैपेसिटी जो कि ग्लोबल कैपेसिटी है, जो हमारी हेल्प करती है दूसरों को समझने में, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने में, ताकि हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच सकें और यहाँ पर इस वर्ल्ड में अडेप्ट कर सकें। इंटेलिजेंस जो ये एट्रीब्यूट है, इसमें नेचर और नर्चर दोनों का ही रोल होता है। नेचर यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो पर्सन साथ लेकर आता है अपने जब वो पैदा होता है, और नर्चर यानी इन्वायरमेंट जिसमें वो पाला जाता है, बड़ा होता है, उसकी परवरिश होती है। तो यहाँ पर दोनों का अच्छा होना ज़रूरी है। अगर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आप चाहते हो, कोई भी एरिया अगर सफ़र करता है तो उसका परिणाम इंटेलिजेंस पर नेगेटिवली पड़ता है और पर्सन का जो आईक्यू स्कोर है वो लो हो सकता है। तो नेचर और नर्चर दोनों को ही हम पिक्चर में से नहीं निकाल सकते, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और इसी इम्पोर्टेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं कुछ ऐसी स्टडीज़ जो कि कहलाती हैं ट्विन स्टडीज़, जिन्होंने कोरिलेशन वैल्यू दी है। यहाँ पर ये एक रिसर्च मेथड है जो कि कुछ वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें 2 वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को बताता है। तो जब हमें देखना है इंटेलिजेंस और जेनेटिक इन्फ्लुएंस का क्या लिंक है, तो हम कोरिलेशन मेथड लगाएँगे और देखेंगे कि वो लिंक कैसा है और कितना है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स जिनको रियर किया गया है टुगेदर, वो बहुत हाई लेवल का कोरिलेशन यहाँ दिखा रहे हैं, जो कि है 0.90। देन आइडेंटिकल ट्विन्स रियर्ड अपार्ट, अब यहाँ पर थोड़ा-सा लो हो गया है कोरिलेशन। क्यों? क्योंकि उतनी सिमिलैरिटी इंटेलिजेंस में नहीं रह रही। तो यहाँ पर 0.72 जो है वो वैल्यू है कोरिलेशन की। देन फ्रेटर्नल ट्विन्स रियर टुगेदर 0.60 कोरिलेशन आता है, जबकि एसआरटी यानी सिबलिंग्स रियर्ड टुगेदर, सिबलिंग्स हैं तो यानी उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस मैच नहीं होगी, तो रिडक्शन देखने को मिलेगा, ये हो गया 0.50। देन सिबलिंग्स रियर्ड अपार्ट और भी ज़्यादा लो 0.25। यहाँ पर ये लो होना हमें दिखा रहा है कि इंटेलिजेंस और जेनेटिक का लिंक तो है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कैटेगरी कौन-सी है। सिबलिंग्स के केस में ये डिफरेंट होगा, फ्रेटर्नल ट्विन्स के केस में डिफरेंट, और आइडेंटिकल ट्विन्स के केस में ये सबसे ज़्यादा हाई होगा। सो ये है हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस यूनिक से जो हम गेन करते हैं वर्ल्ड से, और ये एक्सपीरियंसेस रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे बिहेवियर में, जब हम एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। लेकिन इस बिहेवियर में हमारी पर्सनैलिटी भी झलक रही होती है। कैसे? क्योंकि हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी दिखा रहे होते हैं जो कि होती हैं रिलेटिवली स्टेबल। तो यहाँ पर इन एक्सपीरियंसेस का होना ये बताता है कि पर्सन की एक स्पेसिफिक
पर्सनैलिटी बन जाएगी, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस शेप करेंगे उसकी पर्सनैलिटी को। पर्सनैलिटी क्या होगी? ये होंगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसको यूनिक भी बनाएगी, साथ ही ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि रिलेटिवली स्टेबल है, यानी पर्सन के बिहेवियर में वो मल्टीपल सिचुएशन में दिख सकती हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी वहाँ पर मानी जाएगी। पर्सनैलिटी को क्या चीज़ें शेप करती हैं, ये एक्सपीरियंसेस कहाँ से आते हैं? ये आते हैं हमारी फैमिली से, फ्रेंड्स, स्कूल्स और अदर सोशलाइजिंग एजेंट्स भी यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आईक्यू की बात करें तो ये है 100, अब ये है मीन, तो ये मिडल में होता है, ये नॉर्मल कर्व है। नॉर्मल कर्व क्या होता है? ये है एक बेल शेप्ड कर्व जो कि हम बनाते हैं जब हम आईक्यू की रेंज को दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर ये रेंज किस तरीके की हो सकती है? ये हो सकती है कुछ ऐसे। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर 130 के बियॉन्ड पर्सन जा रहा है तो वो हाई इंटेलिजेंस को दिखा रहा है, जबकि 70 से बिलो लो इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हमें यहाँ देखने को मिलेगी। सेंटर में मीन रहेगा। मोस्ट ऑफ पीपल जो होंगे वो यहाँ फॉल करेंगे एवरेज इंटेलिजेंस में, तो 90 से 100 तक का जो आईक्यू होगा वो एवरेज माना जाएगा। यहाँ पर 120 जो होगा वो सुपीरियर कैटेगरी होगा, जबकि 70 से बिलो यानी पर्सन जो है वो प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करेगा अडैप्टिव बिहेवियर में। ये जो वेरिएशंस है ना हमें देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। अगर आईक्यू बिलो है 70 और डेफिसिट भी दिख रहे हैं अडैप्टिव बिहेवियर में, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं 0 से 18 साल तक की एज के बीच में, तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दिखेगी, और ये हो सकती है 4 तरीके की: माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड। जैसे-जैसे सिवियरिटी बढ़ेगी वैसे-वैसे पर्सन जो है वो इम्पेयरमेंट होता दिखेगा इन एरियाज़ में। ये है सेल्फ हेल्प नहीं कर पाएगा। ये सारे अडैप्टिव बिहेवियर से रिलेटेड ही हैं, तो यहाँ पर सेल्फ हेल्प नहीं कर पाना, कम्युनिकेशन या इंटरैक्शन नहीं कर पाना, एकेडमिक्स में प्रॉब्लम, सोशल स्किल्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, वोकेशनल एडजस्टमेंट पर्सन नहीं कर पाता, और एडल्ट लिविंग यानी फैमिली और चिल्ड्रंस का होना, ये भी ठीक से नहीं हो पाते काम, क्योंकि पर्सन जो है वो सफ़र कर रहा है बिकॉज़ ऑफ लो आईक्यू। तो यहाँ पर ये सारी ही डिसेबिलिटीज़ जो है वो इंटेलेक्चुअल नेचर की हैं, और यहाँ पर ये अलग-अलग आईक्यू रेंज को दिखा रही हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन किसी और वीडियो में। ओसीएएन अगर इसको कंबाइन कर दें तो ये बनाता है वर्ड ओशियन। यहाँ पर हर एक लेटर जो है एक ब्रॉड डायमेंशन को बता रहा है जो हमारी पर्सनैलिटी की है। यहाँ पर ये पूरा ही कॉन्सेप्ट है बिग 5 फैक्टर मॉडल, जो कि पर्सनैलिटी का ही मॉडल है। डिफाइन करता है कि पर्सनैलिटी में क्या-क्या डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहला डायमेंशन है ओ से, ये है ओपननेस। ओपननेस यानी पर्सन जो है वो नॉवल आइडियाज़ चाहेगा, नॉवल एक्सपीरियंसेस चाहेगा, वो जाएगा एक्सपीरियंसेस के पास, उनको एक्सप्लोर करेगा, तो ओपननेस होगी, विलिंगनेस होगी किसी नए अनुभव को करने की। देन आता है कंसेंशियसनेस, यहाँ पर पर्सन जो है वो डिटेल्स पर बहुत फोकस करेगा, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी होगी। एक्स्ट्रावर्जन, क्या पर्सन लोगों के साथ रहना पसंद कर रहा है या नहीं, कैसे वो बाहर जा रहा है, कैसे उसके सोशल इंटरैक्शंस हैं, उसके अंदर एक नीड है कि वो बाहर जाए, लोगों से बात करे। तो अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो अपनी एनर्जी को वो ड्रेन होता हुआ महसूस करेगा, क्योंकि लोगों का साथ उसके लिए एक नीड है। देन आता है एग्रीएबलनेस, यहाँ पर पर्सन की टेंडेंसी कि वो दूसरों की माने, दूसरों के साथ कोऑपरेट करे, एम्पैथेटिक रहे, समझे, कंपैशनेट रहे। फिर आता है एन से क्या? न्यूरोटिसिज्म। अब ये है पर्सन की टेंडेंसी कि वो कैसे नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करता है, क्या वो एंजाइटी को एक्सपीरियंस करता है, वरी, सैडनेस, एंगर, डिस्गस्ट। तो यहाँ पर नेगेटिव इमोशंस जो है वो उसको दिख रहे हैं। ये जो मॉडल है बिग 5 फैक्टर मॉडल, इसको बहुत ज़्यादा साइट किया जाता है लिटरेचर में भी। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि कैसे एक कल्चर जो है वो इन वाले डायमेंशंस पर डिफरेंट हो सकता है दूसरे कल्चर से। तो कल्चरल अप्रोच भी हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। कल्चरल अप्रोच पर्सनैलिटी की क्या कहेगी? ये सिंपली कहेगी कि पर्सन की पर्सनैलिटी एक पर्टिकुलर तरीके की है। वो क्यों है? क्योंकि कल्चरल प्रैक्टिसेस वहाँ पर उसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी। तो यहाँ पर पर्सन शेप हो रहा है दोनों ही तरीके के प्रभावों से। अगर कल्चर कहता है कि अपने आप को प्रायोरिटाइज़ बाद में करो, पहले समाज को करो, तो यहाँ पर पर्सन एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन रखेगा टुवर्ड्स सेल्फ और टुवर्ड अदर पर्सन, ठीक है? जबकि यहाँ अगर कल्चर कहता है कि पर्सन को अपने आप को पहले रखना चाहिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ पहले करना चाहिए, तो वो एक पर्टिकुलर तरीके की ओरिएंटेशन रखेगा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। वो हो सकती है इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, जहाँ पर वो अपने बारे में पहले सोचे। तो कल्चर ए जो है वो कल्चर बी से डिफरेंट हो ही जाएगा, स्पेसिफिकली जब हम बात करें ओरिएंटेशंस की, जो कि डिफरेंट हैं अपने आप को और दूसरों को देखने की। कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहली है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या पर्सन ट्रेनिंग के बाद
किसी चीज को एक्वायर कर पाएगा। हम बात कर रहे हैं स्किल की, तो क्या पर्सन एक पर्टिकुलर स्किल को एक्वायर कर पाएगा आफ्टर ट्रेनिंग। एप्टीट्यूड के कुछ टेस्ट हो सकते हैं स्पेशलाइज्ड हो, इंडिपेंडेंट हो। यहाँ पर ये मेजर करेंगे मैकेनिकल, क्लरिकल, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। जबकि मल्टीपल या फिर जनरलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं ये बैटरीज होती है, यानी मल्टीपल टेस्ट आपको एक ही बैटरी में मिल जाएंगे और ये भी मेजर कर रहे होंगे पर्सन के एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए एक बैटरी यूज होती है जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये जो है ये एजुकेशनल सेटिंग में काफी यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये 8 चीजों को मेजर करता है। ये है वर्बल, न्यूमेरिकल, एब्स्ट्रैक्ट, पर्सन की रीजनिंग, क्लरिकल स्पीड, एक्यूरेसी, मैकेनिकल, स्पेस, स्पेलिंग, लैंग्वेज। बहुत सारी चीजों को ये यहाँ पर जो है वो मेजर करता है। कुछ और एप्टीट्यूड टेस्ट भी हैं, इनका नाम है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, जीएटीबी, देन आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी, ये भी काफी वेल नोन है। पर्सनालिटी के लिटरेचर में जब पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया जाता है तो काफी सारी अप्रोचेस देखने को मिलती हैं, मॉडल्स देखने को मिलते हैं। एक अप्रोच है टाइप अप्रोच। अब टाइप अप्रोच क्या करेगी? ये पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेगी, बिहेवियरल पैटर्न्स को देखेगी और उसके आधार पर ये पर्सन को एक पर्टिकुलर टाइप असाइन करेगी कि आपका जो कैटेगरी आया है वो ये पर्टिकुलर है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है हिपोक्रेटिस का एक डिस्टिंक्शन जो कि दिया है उन्होंने पर्सनालिटी टाइप्स के बीच में, जिसमें 4 तरीके की पर्सनालिटीज की बात होती है। पहला है सैंग्विन, फेलेग्मेटिक, मेलंकोलिक एंड फाइनली कॉलरिक। यहाँ पर पर्सन किसी भी एक में फॉल कर सकता है। त्रिदोष क्या है? चरक संहिता ने बोला कि त्रिदोष के आधार पर भी हम पर्सनालिटी में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी पर्सन के अंदर अगर एक पर्टिकुलर दोष है, अगर वात दोष है तो वो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा, पित्त दोष है तो अलग तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा और कफ है तो अलग तरीके की। तो इन दोषों के आधार पर पर्सनालिटी को डिस्टिंग्विश किया गया है लोगों की। त्रिगुणास की बात करें तो यहाँ पर 3 गुण हैं जिसके बेसिस पर टाइपोलॉजी दी गई है पर्सनालिटी की। सत्व गुण जो होगा ये क्लीनलीनेस पसंद करने वाले होंगे, सच बोलते होंगे, ड्यूटी का भाव इनमें होगा, डिटैचमेंट ये कर लेंगे, डिसिप्लिन से रहते होंगे। रजस गुण में पर्सन इंटेंस एक्टिविटी दिखाएगा, डिजायर होगी, मटेरियलिज्म होगा, डिससैटिस्फैक्शन होगा, कभी सेटिस्फैक्शन है ही नहीं, देन जेलेसी हो सकती है। तमस गुण में एंगर, एरोगेंस, घमंड है, डिप्रेशन हो सकता है, लेजीनेस है, हेल्पलेसनेस है। तो ये सारे ही वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात मैं कर रही हूँ जो एक पर्टिकुलर गुण है तो दिख रहे हैं, यानी पर्सन का जो पर्सनैलिटी है वो इन गुणों से डिसाइड किया जा रहा है। एक और टाइपोलॉजी दी गई जिसमें इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन की बात की गई। इंट्रोवर्जन यानी पर्सन जो है वो लाइक नहीं करेगा लोगों के साथ रहना, बातचीत करना, ज्यादा इंटरेक्ट करना, जबकि एक्सट्रोवर्ट पे पर्सन सीख करेगा दूसरे लोगों की कंपनी, क्योंकि उससे उसको पावर मिलती है, उससे उसको स्ट्रेंथ मिलती है और वो चाहता है उस तरीके का स्टिमुलेशन। इमोशंस के लेवल पर हम देख सकते हैं 2 तरीके के लोग, एक होते हैं जो कि इमोशनली स्टेबल है, दूसरे होते हैं जो इमोशनली अनस्टेबल है, यानी वो इमोशंस को ज़्यादा सँभाल नहीं पाते, अच्छे से डील नहीं कर पाते। तीसरा जो डिस्टिंक्शन है वो हो सकता है इम्पल्स के बेस पर, तो यहाँ पर पर्सन क्या इम्पल्सिव है या फिर वो सोच समझ कर यहाँ पर काम करता है? क्या वो हॉस्टिलिटी लिए हुए है या नहीं? क्या वो एंटी सोशल तो नहीं है? ऐसे तत्वों के साथ तो नहीं वो जा रहा जो कि समाज के लिए अच्छे नहीं है? तो यहाँ पर पर्सन के अंदर कितनी केयर है या रिगार्ड है फॉर अदर पीपल, ये भी देखा जाता है। आइज़ेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर यानी ईपीक्यू जिसे बनाया है आइज़ेंक ने सिबिल आइज़ेंक के साथ मिलकर, तो यहाँ पर इन तीनों डायमेंशंस को देखा जाता है। ये है इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन, ये है न्यूरोटिसिज्म और ये है साइकोटिसिज्म डायमेंशन। अब जो रिवाइज्ड वर्जन है उसे हम कहते हैं ईपीक्यू रिवाइज्ड। यहाँ पर एक लाई स्केल भी ऐड किया गया है। जिन 5 एट्रीब्यूट्स की बात आपका पहला चैप्टर करता है वो कुछ ऐसे हैं। इंटेलिजेंस का मतलब होता है ग्लोबल कैपेसिटी, ऐसी कैपेसिटी जिसके थ्रू हम वर्ल्ड को समझ सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को देख सकते हैं, उसके अंदर अडैप्ट कर सकते हैं, उसे अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। यहाँ पर हम रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन की बात भी करते हैं जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं ताकि हम अपने लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट बना सकें और एडजस्ट कर सकें। इंटरेस्ट में इंडिविजुअल की प्रेफरेंस देखी जाती है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, क्या वो लाइक करता है, क्या वो नहीं लाइक करता है। बात करें पर्सनालिटी की तो यहाँ पर हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की मौजूदगी, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि स्टेबल है, कंसिस्टेंट है, इंडिविजुअल के बिहेवियर में दिख रही हैं मल्टीपल सिचुएशन में। तो यहाँ पर ये डायनामिक हो सकती हैं, इतनी जल्दी ये चेंज नहीं होती, तभी इसे रिलेटिवली स्टेबल कहा गया है और ये पर्सन को यूनिक बनाती हैं। बात करें वैल्यूज की तो यहाँ पर आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर होता है, यानी पर्सन कैसा होना चाहिए, चीज़ों को कैसा होना चाहिए। तो ये जो चाहिए वर्ड है ना, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है।
एप्टीट्यूड हमने अभी पढ़ा, ये होती है पर्सन की किसी स्किल को एक्वायर करने की पोटेंशियल। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस यानी तनाव के प्रकार, सबसे पहला जो प्रकार है वो है फिजिकल स्ट्रेस। यहाँ पर पर्सन की बॉडी को चाहिए खाना पीना और अच्छी नींद और इलनेस से छुटकारा, लेकिन क्योंकि स्ट्रेस है तनाव है तो सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज होंगी। खाना अच्छा लोगे नहीं, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं है, स्लीप पिक्चर में से ही निकाल दो, आ ही नहीं रही, इलनेस है जो जा ही नहीं रही, और यहाँ पर आप अपने आप को ओवर एक्सर्ट भी कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है और वो गिरी जा रही है। लाइक इम्यूनिटी भी यहाँ आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। सेकंड तरीके का स्ट्रेस है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। यहाँ पर सराउंडिंग की बात होती है तो यहाँ है क्राउड। अब ये अच्छा क्राउड नहीं है, मुझे ये नहीं पसंद तो मुझे ये स्ट्रेस देगा। देन नॉइज़, ऐसी नॉइज़ जो कि डिस्टर्ब कर रही है, एक पर्टिकुलर लिमिट से बाहर जा रही है, तो वो भी इरिटेट करेगी। सो यहाँ पर ये है अनफेवरेबल सी नॉइज़, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें स्ट्रेस दे सकती हैं। यहाँ हमें दिख रहा है वेदर खराब है, यहाँ पर हीट हो सकती है, यहाँ पर ये हो सकता है फ्लड की तैयारी हो रही हो, अर्थक्वेक भी आ रहा है, कहीं न कहीं फायर लग रही है, ये हीट नहीं सही जा रही, विंटर इतनी ज़्यादा है, कोल्ड इतना ज़्यादा है, आवाज़ें भी आ रही हैं बड़ी खतरनाक टाइप की। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना ये स्ट्रेस में रहेगा ही, और ये स्ट्रेस जो होगा वो एनवायरनमेंट के थ्रू मिलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की। यहाँ पर पर्सन जो है वो अपने दिमाग की सुनता है, दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही हैं उन थॉट्स पर वो फोकस कर रहा है। ये हो सकते हैं नेगेटिव थॉट्स, ये हो सकते हैं ऐसे स्ट्रेसेस जो कि पर्सनल है, यूनिक है, लेकिन दिमाग ने बनाए हैं उस पर्सन के लिए। परसेप्शन की यहाँ पर प्रॉब्लम पर्सन को हो सकती है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के। तो पर्सन अगर मोटिवेटेड है अपने गोल के टुवर्ड्स जाने में तो वो बड़ी आसानी से अपने गोल के टुवर्ड्स जाएगा, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर बीच में कुछ बैरियर आ गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई, यानी अब वो अपने गोल के टुवर्ड्स नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर उसे एक्सपीरियंस होगी फ्रस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि गोल जो है वो ब्लॉक हो रहा है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो उसे उस गोल को अचीव करने से रोक रही है। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर 2 तरीके के गोल्स हैं, 2 डिफरेंट गोल, और पर्सन जो है वो दोनों को ही अच्छा मानता है, इम्पोर्टेंट मानता है। तो यहाँ पर ये इनकम्पैटिबल है, तो पर्सन किसके टुवर्ड्स जाए, क्या वो इसे चुने या वो इसे चुने? ये वाला जो एक मेंटल एफर्ट उसे लगाना होगा ना डिसाइड करने में, ये उसको स्ट्रेस दे सकता है। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे प्रेशर्स जो कि इंटरनल होते हैं, जो हम अपने लिए खुद बनाते हैं, जहाँ पर हम अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, जो कि अनरियलिस्टिक हैं। तो परफेक्शनिस्टिक टेंडेंसीज हमें यहाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस है कि पर्सन उस तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। यहाँ पर वो अपने थॉट्स में ही खोया हुआ है, जो कि है नेगेटिव। सोशल स्ट्रेस में सोसाइटी, सराउंडिंग या फिर अदर पीपल, कम्युनिटी जो है वो रीज़न बनती है पर्सन के स्ट्रेस का। वो परसीव ही ऐसे कर रहा होता है चीज़ों को कि उसे लगता है कि मेरे साथ नहीं है लोग बल्कि मेरे खिलाफ हैं। तो यहाँ पर इवेंट्स हो सकते हैं, लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं, सोशल इवेंट्स हो सकते हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया नेबरहुड से, जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है वो अब अच्छी नहीं रही लोगों के साथ। डेथ हो सकती है फैमिली में, और ग्रीफ इसका रिजल्ट होगा जिसमें पर्सन काफ़ी स्ट्रेस महसूस करेगा। स्पेशली जब पर्सन जो उसने खोया है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो, सिग्निफिकेंट हो। कॉन्फ्लिक्ट होते हैं अगर रिलेशनशिप में, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं स्पाउसेस के बीच में जो कि रिज़ॉल्व नहीं हो रहे। सोर्सेज़ ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं लाइफ इवेंट्स, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए पर्सन की लाइफ में जो कि उसकी कोपिंग कैपेसिटी से बाहर चले गए, सडन डिसरप्शन देखने को मिला, रूटीन खराब हो गया और अब उससे वो चेंज जो है वो सहा नहीं जा रहा। ये हो सकती है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ब्रेक होना, बिज़नेस में कोई चीज़ खराब होना, ठीक है? दूसरा जो सोर्स है वो है हैज़ल्स। अब ये है डेली लाइफ में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। अपने नेबर्स की लड़ाई को हम सुनते हैं, वाटर पे कभी लड़ाई हो रही है, कभी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जा रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें ट्रैफ़िक देखने को मिल रहा है जब हम कम्यूट कर रहे हैं, जा रहे हैं अपने वर्क प्लेस पर। तो ये सारी चीज़ें इरिटेट तो करेंगी ही करेंगी, साथ ही ये स्ट्रेस भी देंगी, क्योंकि ये जो है हो सकता है पर्सन के कंट्रोल के बाहर हो। नेबर्स को जाके चुप कराओ तो वो बोलेंगे अपने से मतलब रखो और चुप रहो। फिर आते हैं अगले सोर्स की तरफ, ये है ट्रॉमेटिक इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स जो कि ट्रॉमा देकर जाते हैं, प्रोसेसिंग पर्सन नहीं कर पाता और कोपिंग कैपेसिटी से तो बियॉन्ड ही चले जाते हैं अगर पर्सन को डील करना नहीं आता तो। क्या-क्या हो सकते हैं यहाँ पर इसके एग्ज़ाम्पल्स? ये हो सकते हैं फायर का लगना, एक्सीडेंट हो गया कार का, ट्रेन का, प्लेन में बैठे, प्लेन हाईजैक, घर आए, रॉबरी, पैसे गए। तो यहाँ पर स्टील जो है वो हो गई चीज़ें। तो ये ट्रॉमा देकर जाएँगी क्योंकि मेहनत की कमाई चली गई पर्सन की। सो ये हैं कुछ डिसऑर्डर्स जो हमें याद रखने हैं। डिसोसिएटिव एमनीसिया, डिसोसिएटिव फ्यूग, डीआईडी एंड डीपर्सनलाइज़ेशन डिसऑर्डर। तो यहाँ पर ये सारे ही
जो है वो डिसोसिएशन को दिखा रहे हैं। डिसोसिएशन क्या है? ये है एक कॉन्सेप्ट जिसे हम डिफेंस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, जिसमें पर्सन अपनी रियलिटी से दूर चला जाता है, स्पेशली जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो उससे वो सिचुएशन डील नहीं हो रही और इसीलिए वो उस रियलिटी को छोड़ के एक अगली रियलिटी में जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं, इसमें सब में ही डिसोसिएशन जो है वो अप्लाई होता है। डिसोसिएटिव एमनीसिया, एमनीसिया मतलब भूलने की बीमारी, तो यहाँ पर्सन सिलेक्टिव मेमोरी लॉस एक्सपीरियंस कर रहा है जब उसने ट्रॉमेटिक इवेंट को एक्सपीरियंस करा है उसके बाद। डिसोसिएटिव फ्यूग में क्या होगा? पर्सन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होगा, इतनी स्ट्रेसफुल होगी कि पर्सन जो है वो डिसोसिएट कर लेगा। कैसे डिसोसिएट करेगा? यहाँ पर पर्सन कहीं चला जाएगा और उसको जाने की मेमोरी भी नहीं होगी और वहाँ जहाँ वो गया है वहाँ रहने की भी नहीं। तो यहाँ पर पर्सन एक डिफरेंट सिटी में रह सकता है, डिफरेंट नाम के साथ, वो कुछ और ही वर्क कर रहा है और उसको कोई भी मेमोरी नहीं है कि कब ये हुआ, कब वो एक दूसरा इंसान बनकर रहने लग गया। तो एक दिन जब वो इस फ्यूग वाली स्टेट से बाहर आएगा, तब वो बहुत ही कन्फ्यूज़्ड होगा, डिसओरिएंटेड होगा और उसे कोई भी मेमोरी नहीं होगी कि पिछले वीक वो था कहाँ। बात करते हैं डीआईडी की, तो ये है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। यहाँ पर मल्टीपल आइडेंटिटीज की बात होती है, पर्सनालिटीज जो कि पर्सन के दिमाग में रहती हैं, ये कहलाती हैं ऑल्टर्स। यहाँ पर ये मल्टीपल है, तो एक से ज़्यादा यहाँ पर हमें ये दिख रही हैं और ये क्या है? ये ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो कि तब आई जब पर्सन जो था स्ट्रेसफुल सिचुएशन में था और अपने आप अपनी इस पर्सनालिटी के साथ कोप नहीं कर पा रहा था उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। तो यहाँ पर ये मल्टीपल पर्सनालिटी बन जाती हैं और यहाँ पर ये कंट्रोल ले लेती हैं सिचुएशन का, स्पेसिफिकली जब एक्सट्रीम स्ट्रेस हो तो। और ये पर्सनैलिटी एज़ अ कोपिंग मैकेनिज़्म बनी है क्योंकि पर्सन ने चाइल्डहुड ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है। हर कोई पर्सनैलिटी अपना एक अलग यहाँ पर अंदाज लेकर आ सकती है, जहाँ पर बोलने का तरीका, उसके बिहेव करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है और जब ये हावी होती हैं तो पर्सन भी वैसे ही बिहेव करने लग जाता है जैसे वो पर्सनैलिटी होती है। डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर में पर्सन अपने आप को एक्सपीरियंस करता है कि वो तो बॉडी के बाहर है, तो यहाँ पर वो अपने आप को ऐसे एक्सपीरियंस करता है कि वो अपनी बॉडी को आउटसाइड से देख रहा है, ये बॉडी उसकी खुद की नहीं है। अपने आप से वो डिस्टेंस महसूस करता है, उसे ऐसा लगता है ये सब कुछ ड्रीम है, सब कुछ अनरियल है। और ये जो डिस्कनेक्ट है ये तब होता है जब पर्सन जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। चारों ही डिसऑर्डर्स में यहाँ पर हम स्ट्रेस की प्रेजेंस देखते हैं और उसके बाद होने वाले भूलने की बीमारी, फ्यूग का फेस, आइडेंटिटीज की प्रेजेंस और डिस्टेंस अपनी बॉडी से ही। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल हमें दिया है जेपी गुलफोर्ड ने। यहाँ पर हम 3 डायमेंशंस की बात करते हैं। सबसे पहले आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशन में यानी हम रिस्पोंडेंट को क्या करते हुए देखते हैं, वो क्या करेगा? वो थिंक करेगा, वो देखेगा, रिकॉर्ड करेगा, अपनी मेमोरी में रखेगा, रिटेन करके रखेगा, यानी काफ़ी समय तक इन्फॉर्मेशन को अपने साथ रखेगा, रिटेंशन होगी। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन अलग-अलग तरीके के आइडियाज़ को प्रोड्यूस करेगा। कन्वर्जेंट प्रोडक्शन बहुत सारे आइडियाज़ को मिलाकर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक पहुँचेगा या फिर इवैल्यूएशन करेगा जो भी उसके सामने हैं चीज़ें, उन चीज़ों की। देन आता है कंटेंट्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि नेचर ऑफ मटेरियल क्या है जिस पर पर्सन अपने इंटेलेक्चुअल चीज़ें लगा रहा है। क्या वो विजुअल है, देखने वाली है, ऑडिटरी सुनने वाली, सिंबॉलिक लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, सिमेंटिक तो नहीं है यानी वर्ड्स तो नहीं है उसमें, या फिर बिहेवियरल है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन की नेचर कैसी है जिसके ऊपर कोई मेंटल ऑपरेशन लगाया जा रहा है। देन आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है रिस्पोंडेंट। क्या वो यूनिट बना रहा है, क्लासेस बना रहा है, छोटे छोटे रिलेशंस देख रहा है चीज़ों में। यहाँ पर ना वो सेंस बनाने की कोशिश कर रहा है कि मैं इस चीज़ को कैसे समझूं। वो यूनिट बना सकता है, क्लासेस बना सकता है, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस और इम्प्लीकेशंस भी। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर 6x5x6 कैटेगरीज बनाते हैं यानी 180 सेल्स। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज के बारे में हमने पढ़ा था ना, साइकोमेट्रिक में एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज, ये इंटेलिजेंस बन जाती है। देन इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में पर्सन कैसे प्रोसेस कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन, वो चीज़ मैटर करती है। तो ये वाला डिस्टिंक्शन मैं दोबारा बता रही हूँ, याद रखना। अब बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट दिया है हॉवर्ड गार्डनर ने और इन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस जो है वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है बल्कि कई तरीके की इंटेलिजेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है और ये सारी इंटेलिजेंस मिलकर काम करती हैं। पर्सन किसी एक चीज़ में हाई हो सकता है, किसी दूसरे में लो हो सकता है, लेकिन ये सारी ही इंटरडिपेंडेंटली काम करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की। यहाँ पर पर्सन एबिलिटी
लिए हुए होता है कि कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ लैंग्वेज को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। देन आता है लॉजिकल मैथमेटिकल, यहाँ पर लॉजिक लगाते हो, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ पाते हो, कन्वे कर पाते हो अपनी चीज़ों को जो कि हैं मैथमेटिकल इन नेचर। देन स्पेशल, यहाँ पर एबिलिटी होती है विजुअल इमेजेस देखने की, पैटर्न्स देखने की, अपने इन्वायरमेंट में इमेजेस आपको दिख जाती हैं। देन म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिक रिदम्स में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, आप क्रिएट कर सकते हो, बैठे बैठे रिदम बना ली कोई, या फिर मैनिपुलेट करे कुछ म्यूजिकल पैटर्न्स। देन बॉडीली काइनेस्थेटिक, यहाँ पर जिम्नास्टिक वगैरह से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पर बॉडी को बड़े ही क्रिएटिवली यूज़ किया जाता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। देन इंटरपर्सनल, इंटर वर्ड है तो यानी दो लोगों के बीच में, तो पीपल जो हैं आपके अराउंड, क्या आप उनको समझ पा रहे हो, कैसे समझ पा रहे हो, उनके इमोशंस को, उनके थिंकिंग पैटर्न को, उनके बिहेवियर को अच्छे से कर पा रहे हो तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो होगी वो हाई होगी। देन इंट्रापर्सनल, इसमें सिंपली क्या बोलते हैं कि अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, आत्मज्ञान। तो यहाँ पर अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर पैटर्न्स, इन सब पर पर्सन का ध्यान जाता है। देन नेचर से रिलेटेड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है, तो यहाँ पर नेचर के साथ पर्सन रहेगा, उसके लिए उसको अवेयरनेस होगी, आइडेंटिफाई कर पाएगा चीज़ों को नेचर में। देन मीनिंग, ये किस में आता है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में, जहाँ पर पर्सन अपने इस रियलिटी से दूर जाकर क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है, थोड़ा सा ना मटेरियलिस्टिक दुनिया से दूर जाकर देखता है, बियॉन्ड दिस ऑर्डिनरी रियलिटी। तो ट्रेयार्किक थ्योरी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की दी हुई। यहाँ पर इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन किया गया कि इंटेलिजेंस अगर पर्सन में है तो वो अडेप्ट कर पाएगा अपने इन्वायरमेंट में जैसा भी वो हो, साथ ही वो सेलेक्ट करेगा और शेप करेगा अपने इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग, और वो ये सब कुछ करेगा ताकि वो अपने गोल्स को एकम्प्लिश कर सके। यहाँ पर उन्होंने 3 इंटेलिजेंसेस की बात की। सबसे पहली कहलाई कॉम्पोनेंशियल, देन एक्सपीरियंशियल एंड फाइनली कॉन्टेक्सचुअल। कॉम्पोनेंशियल में एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर पर्सन क्रिटिकली सोचता है, सॉल्यूशन ढूंढता है, इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है एनालिटिकली। तो यहाँ पर जो 3 कंपोनेंट्स आते हैं उसमें पहला है नॉलेज एक्विजिशन, जहाँ पर आप चीज़ों को कैसे करते हैं इस चीज़ को लर्न करते हो। दूसरा आता है मेटा या फिर हायर ऑर्डर कंपोनेंट, यहाँ पर प्लानिंग होती है कि क्या चीज़ करें, कैसे करें। एंड थर्ड होता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट, यानी यहाँ पर एग्जीक्यूशन की बात होती है टास्क के, जो भी आपने लिया हुआ है। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो ये है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। यहाँ पर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हो बहुत ही अच्छे से ताकि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। ये नॉवल प्रॉब्लम्स हो सकती है, यहाँ पर पर्सन नई नई डिस्कवरीज या फिर नए नए इनोवेशन करता है। तो सबसे पहली हो गई कॉम्पोनेंशियल, देन एक्सपीरियंशियल एंड फाइनली कॉन्टेक्सचुअल। कॉन्टेक्सचुअल यानी इन्वायरमेंट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब ही है इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर पर्सन अपने इन्वायरमेंट को समझ पाता है, उसकी क्या डिमांड्स हैं उनको एक्नॉलेज कर पाता है और उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करता है, और यहाँ पर अपने लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट वो बनाता है ताकि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके, अडेप्ट कर सके उस इन्वायरमेंट में भी। अब थ्योरीज को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आती है 1 फैक्टर थ्योरी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ही फैक्टर होता है। इसे किसने दिया था, एल्फ्रेड बिनेट ने। यहाँ पर ये जो पर्सन है ये पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फॉर्मलाइज करने की कोशिश की थी इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, यहाँ पर बस ये सिंपली बोला गया कि इंडिविजुअल जो है ना वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा किसी भी तरीके की हो, लेकिन वो एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज को लगाएगा। तो यहाँ पर ये जो एबिलिटीज है ना ये सिमिलर है, सबके रंग जो है वो सेम से लग रहे हैं, तो ये सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज को लगाएगा सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये थ्योरी क्रिटिसाइज की गई थी क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। बात करें 2 फैक्टर थ्योरी की तो यहाँ पर 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने इसको दिया था। इन्होंने बोला 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है जी फैक्टर, एक होता है एस फैक्टर। जी फैक्टर क्या है, यहाँ पर मेंटल ऑपरेशंस देखोगे जो कि कॉमन है, सारी परफॉर्मेंसेस में आपको दिख जाएंगे, प्राइमरी से है। ठीक है, एस फैक्टर में क्या होता है, स्पेसिफिक एबिलिटीज, बहुत ही स्पेसिफिक। तो यहाँ पर ये जो है ना ये स्पेसिफिक एबिलिटीज दिखा रही हैं कि पर्सन में वेरी कर सकती है, एक में ज्यादा है दूसरे में कम है, और ये यूनिक पर्सन को बना सकती हैं। जी फैक्टर सारी परफॉर्मेंस में दिखता है, जबकि एस फैक्टर एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस या फिर एक स्पेसिफिक तरीके की एबिलिटी है जो पर्सन को हेल्प करेंगी एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्सेल करने में।